नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया ही होंगे। और आज मैं फिर से आपके लिए एक एपिसोड ले आया हूँ एनसीईआरटी पॉडकास्ट का। आई होप ये जो सीरीज़ चल रही है ये आपके लिए यूज़फुल होगी एंड यू आर लविंग इट। सो चलिए देखते हैं आज अपने सेशन में क्या है। दिस इज़ अ पॉडकास्ट, एज यू नो एनसीईआरटी पॉडकास्ट की सीरीज़ चल रही है। इसके पहले 2 एपिसोड्स आ चुके हैं हाइड्रोजन में, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 1 का भी एपिसोड आ चुका है। आज हम लोग अगेन एक बार से फिर से एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बचे हुए सेकंड ग्रुप के बारे में जानेंगे। ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और पूरी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ करके ख़त्म करेंगे। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए हुए अपन एक बार फिर से शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट। और अपना टॉपिक है आज का एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, अगर आप देख रहे हैं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और रेडियम के जो कलर्स हैं वो वाइट करके रखे हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके कलर्स नहीं देखे गए हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम में तो कलर्स शो होते नहीं है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के जो भी कलर्स हैं वो मैंने रिस्पेक्टिवली उनको कलर कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, और नहीं तो थ्योरी में तो ये कवर होने ही वाला है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स में नॉर्मली अपन बोलते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स कंप्राइज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बट एक्सेप्ट बेरिलियम दे आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो बेरिलियम जो है वो ग्रुप टू का मेटल तो जरूर है, लेकिन वो एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। अब इसके बाद अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। एल्कली मेटल्स की ही तरह ये कंपाउंड्स भी, ये एलिमेंट्स भी जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक होते हैं। लाइक एल्कली मेटल्स, कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर आल्सो प्रीडोमिनेंटली आयनिक। अगर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करें तो वो रेगुलर ट्रेंड को फॉलो करता है और डाउन द ग्रुप जाने में इंक्रीज होता जाता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करें तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर देन करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है। आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी, और जो इनकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो एल्कली मेटल्स की तुलना में काफ़ी कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन एल्कली मेटल से निकल जाएगा तो उसको इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन मिल जाएगा और उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स अपने पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और अपन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस वजह से इसकी जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स। अगर बात करें हाइड्रेशन एंथैल्पीज की तो लाइक एल्कली मेटल आयंस, हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन आयनिक साइज डाउन द ग्रुप। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पीज की बात करें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एल्कली मेटल से बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पर भी डाउन द ग्रुप जाने पे जो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पीज होती हैं वो कम होती जाती हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो बेरिलियम +2 आयन की होगी और सबसे कम बेरियम +2 आयन की होगी। Hydration enthalpies of alkaline earth metal ions are larger than alkali earth metal ions। जो alkaline earth metal ions की hydration enthalpies होती हैं वो alkali metal ions से ज़्यादा होती हैं। Thus compounds of alkaline earth metals are more extensively hydrated than those of alkali metals। और इस कारण से चूंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, इस वजह से इनके जो कंपाउंड्स होते हैं तो उनके ज़्यादातर जो कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि MgCl2 और CaCl2 जो है वो एग्जिस्ट करते हैं एज MgCl2.6H2 एंड CaCl2.6H2O। लेकिन अगर बात करें NaCl और KCl की तो वहाँ पर कोई इस तरह का हाइड्रेट फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सिल्वरी वाइट, लस्चरस एंड रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन एल्कली मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं। लस्चर होता है उसमें, टिपिकल मेटेलिक कैरेक्टर होता है लस्चर होना, तो वो लस्चर उनमें भी होता है। वो रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं लेकिन एल्कली मेटल्स की तुलना में हार्ड होते हैं। और थोड़े बहुत बेरिलियम की अगर थोड़ी बहुत बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात की जाए तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर समवॉट ग्रेइश। बेरिलियम और मैग्नीशियम थोड़े से ग्रे कलर के भी दिखते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज मेटल्स आर हायर देन करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स ड्यू टू स्मॉलर साइज। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो साइज होता है वो ग्रुप 1 एलिमेंट से छोटा होता है और इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एल्कली मेटल्स से। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम and barium impart characteristic brick red, crimson and apple green colors respectively to the flame। कैल्शियम ब्रिक रेड कलर दिखाता है, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन कलर दिखाता है और बेरियम एप्पल ग्रीन कलर दिखाता है जब अपन बंसन बर्नर फ्लेम में इसको टेस्ट करते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम। अब अगर बात करें बेरिलियम और मैग्नीशियम में कोई कलर क्यों नहीं दिखता, तो उसका कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर टू स्ट्रांगली बाउंड टू गेट एक्साइटेड बाय फ्लेम। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड रहते हैं और इस वजह से वो फ्लेम से एक्साइट नहीं हो पाते हैं। इस वजह से ये एलिमेंट्स कोई भी कलर नहीं देते हैं फ्लेम में। फ्लेम टेस्ट फॉर कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम इज हेल्पफुल इन देयर डिटेक्शन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड एस्टिमेशन बाय फ्लेम फोटोमेट्री। बेरिलियम और मैग्नीशियम तो कोई कलर नहीं देते, लेकिन कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम जो कलर देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है अपने लिए, अगर अपन उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाहें और एस्टिमेशन करना चाहें फ्लेम फोटोमेट्री से। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स लाइक दोज ऑफ एल्कली मेटल्स, alkaline earth metals like those of alkali metals have high electrical and thermal conductivities which are typical characteristics of metal। ग्रुप 1 एलिमेंट्स की तरह ग्रुप 2 एलिमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई थर्मल कंडक्टिविटीज़ और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ दिखाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेटल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि वो कंडक्टिविटी दिखाते हैं, तो इनमें भी कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। अब अगर बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो एल्कली मेटल्स की तुलना में कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन इनमें भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिविटी देखी जाती है और डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती ही जाती है। अगर रिएक्शन देखें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो काइनेटिकली इनर्ट होते हैं ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि उनमें एक ऑक्साइड फिल्म की फॉर्मेशन हो जाती है। बेरिलियम और मैग्नीशियम की सरफेस में एक ऑक्साइड फिल्म बन जाती है। हालांकि अगर आप बेरिलियम को पाउडर्ड फॉर्म में ले लो तो इट बर्न्स ब्रिलियंटली ऑन इग्निशन इन एयर टू गिव BeO एंड Be3N2। अगर आपने बेरिलियम को पाउडर्ड फॉर्म में लिया है तो वो बेहतरीन तरीके से जल जाता है और वो आपको BeO और Be3N2 का फॉर्मेशन करके देता है। मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है बेरिलियम की तुलना में, और वो भी बेहतरीन डैजलिंग ब्रिलियंस के साथ जलता है एयर में, और वो आपको MgO और Mg3N2 दे देता है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम आर रेडली अटैक्ड बाय एयर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। अब कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम के केस में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो उसमें आसानी से एयर की रिएक्शन हो जाती है और वो ऑक्साइड और नाइट्राइड अपना रिस्पेक्टिवली बना देते हैं। दे रिएक्ट विद वाटर विद इंक्रीजिंग वाइगर इवन इन कोल्ड टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। इनके साथ अगर कोल्ड वाटर भी ले लिया जाए तो भी इंक्रीजिंग वाइगर के साथ ये रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस, तो सारे के सारे जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं। एलिवेटेड टेम्परेचर्स में ये रिएक्शंस होती हैं और अपने रिस्पेक्टिव हैलाइड्स बना देते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 का होल ट्वाइस BeF4 इज बेस्ट रूट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ BeF2। अगर अपने को BeF2 बनाना है तो थर्मल डिकम्पोजिशन करें अगर अपन अमोनियम बेरिलियम फेरेट का NH4 का होल ट्वाइस BeF4 का, तो वो बेस्ट रूट होता है BeF2 के फॉर्मेशन के लिए। और BeCl2 अगर अपने को बनाना है तो इट इज़ कन्वीनियंट टू मेक इट फ्रॉम ऑक्साइड। BeO का ऑक्साइड लीजिए, उससे आपको BeCl2 बनाना बहुत आसान रहेगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑल एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइन विद हाइड्रोजन। सारे के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन साथ कंबाइन करते हैं, लेकिन बेरिलियम कंबाइन नहीं करता है और सारे के सारे एलिमेंट्स हाइड्राइड्स बना देते हैं। हालांकि जो बेरिलियम का हाइड्राइड होता है BeH2, उसको बनाया ज़रूर जा सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है। उसके लिए आपको BeCl2 की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड साथ करानी पड़ेगी। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स की अगर बात करें तो एसिड्स के साथ बहुत ही आसानी से रिएक्शन हो जाती है, और जब मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस का लिबरेशन देखने को मिलता है। रिड्यूसिंग नेचर, लाइक एल्कली मेटल्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। एल्कली मेटल्स की तरह एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, और ये इंडिकेट किया जाता है उनकी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल्स। उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं और नेगेटिव होती हैं, जो कि ये दिखाती हैं कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। देयर रिड्यूसिंग पावर इज लेस देन एल्कली मेटल्स। हालांकि उनकी जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स से कम होती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग होते हैं। बेरिलियम जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग होता है, और उसका जो रिड्यूसिंग नेचर है दैट इज ड्यू टू लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी एंड रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल। बेरिलियम हैज़ लेस नेगेटिव वैल्यू कंपेयर टू अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दूसरे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तुलना में बेरिलियम की बहुत ही कम नेगेटिव वैल्यू होती है, लेकिन इसका जो रिड्यूसिंग नेचर है वो क्यों होता है? उसका रिड्यूसिंग नेचर का कारण है उसकी लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी और रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल। सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में जो सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन मिल जाते हैं और अमोनिएटेड आयंस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है।
फ्रॉम दीज सॉल्यूशंस अमोनिएट्स कैन बी रिकवर्ड, इन सॉल्यूशन से अपन अमोनिएट्स को रिकवर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यूजेस में कि क्या क्या यूजेस हैं इनके। तो मेटेलिक बेरिलियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग विंडोज़ ऑफ एक्सरे ट्यूब्स, एक्सरे ट्यूब्स की विंडोज़ को बनाने के लिए मेटेलिक बेरिलियम का इस्तेमाल किया जाता है। सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन बनाते हो वाटर में तो दैट इज़ कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसको मेडिसिन में एंटासिड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट, मैग्नीशियम कार्बोनेट आपको टूथपेस्ट में भी देखने को मिलता है। कैल्शियम इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड्स विच आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस विद कार्बन, कैल्शियम को अपन मेटलर्जी में यूज़ करते हैं मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए, उनके ऑक्साइड से। कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जो कि कार्बन से रिड्यूस नहीं होते, तब अपन वहाँ पर कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम और बेरियम के जो मेटल्स हैं वो अक्सर यूज़ किए जाते हैं एयर को रिमूव करने के लिए फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, बहुत हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ एलिवेटेड टेम्परेचर्स में, इस वजह से इनको वैक्यूम ट्यूब्स में यूज़ किया जाता है। रेडियम सॉल्ट्स रेडियोथेरेपी में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि अपन देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में भी रेडियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब अपन देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या होती हैं। Alkaline earth metals form compounds which are predominantly ionic but less ionic than alkali metals। तो alkaline earth metals भी जो compounds बनाएंगे वो predominantly तो ionic ही होते हैं, लेकिन alkali metals के compounds की तुलना में कम ionic होते हैं। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉलर साइज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ जाता है लेकिन साइज घट जाता है। ऑक्साइड्स एंड अदर कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर मोर कोवेलेंट, जो ऑक्साइड्स और दूसरे कंपाउंड्स होते हैं बेरिलियम के वो ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं बाकी के एलिमेंट्स के। बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो भी ऑक्साइड्स और दूसरे कंपाउंड्स होते हैं वो बाकी के एलिमेंट्स से ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की अगर बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मोनोऑक्साइड बनाते हैं विच एक्सेप्ट BeO हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मोनोऑक्साइड बनाते हैं MO टाइप का, और BeO के अलावा सभी का रॉक साल्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। BeO इज एसेंशियली कोवेलेंट इन नेचर, BeO कोवेलेंट होता है नेचर में। Enthalpy the formation of these oxides are quite high and consequently they are very stable to heat। अब इनके इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा हाई होती है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, हीट को आसानी से नहीं टूटते हैं। BeO एम्फोटेरिक भी होता है, और बाकी के जो ऑक्साइड्स हैं वो आयनिक होते हैं। ऑल दीज ऑक्साइड्स एक्सेप्ट BeO और बेसिक, BeO जो है वो एम्फोटेरिक होता है और बाकी के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, और ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ स्पेरिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बनाने के लिए, है ना। ये सारे के सारे ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्शन करके स्पेरिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं। सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और बेसिक कैरेक्टर जो है हाइड्रोक्साइड्स का वो डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर लेस बेसिक देन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स। अब फिर से वही बात आ गई कि अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड से कम बेसिक होते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा बेसिक होते हैं इन जनरल। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। बात करें अगर हैलाइड्स की, तो एक्सेप्ट बेरिलियम हैलाइड्स, बेरिलियम के हैलाइड्स को छोड़ दें तो बाकी के सारे जो भी हैलाइड्स हैं अल्कली अर्थ मेटल्स के वो आयनिक होते हैं। बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बेरिलियम हैलाइड्स कोवेलेंट होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड आसानी से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व कर जाता है, सॉल्युबल होता है वो। बेरिलियम क्लोराइड का चेन स्ट्रक्चर होता है सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में आपको चेन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर बात करें वेपर फेज में तो वेपर फेज में BeCl2 क्लोरोब्रिज्ड डाइमर बना लेता है, जो कि लीनियर मोनोमर में डिसोशिएट कर जाता है हाई टेम्परेचर्स में। अगर आप 1200 केल्विन के ऑर्डर का टेम्परेचर लगा दोगे तो वो डिसोशिएट कर जाएगा लीनियर मोनोमर में। टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस, जो हैलाइड हाइड्रेट्स बनाने की टेंडेंसी होती है वो डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है। फॉर एग्जांपल MgCl2.8H2O होता है, CaCl2 में घट करके .6H2O हो जाता है, SrCl2 में 6H2O रहता है और BaCl2 में 2H2O हो जाता है। तो हैलाइड हाइड्रेट बनाने की जो टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है। डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम कैन बी अचीव्ड ऑन हीटिंग। अगर आपको हाइड्रेटेड क्लोराइड्स की डिहाइड्रेशन करनी है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के केस में, तो आप हीटिंग करके ये काम कर सकते हो। हाउएवर करस्पॉन्डिंग हाइड्रेटेड हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑन हीटिंग सफर हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर आप बेरिलियम और मैग्नीशियम की हीटिंग करोगे तो उनके केस में डिहाइड्रेशन नहीं होगा, उनके केस में हाइड्रोलिसिस देखने को मिलती है। फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस सॉल्युबल देन क्लोराइड्स।
फ्लोराइड्स जो हैं वो क्लोराइड्स की तुलना में कम सॉल्युबल होते हैं। इसका कारण ये है कि उनकी लेटाइस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑल्सो फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट्स भी बनाते हैं। पहला है कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं और इनको प्रेसिपिटेट किया जा सकता है बाय एडिशन ऑफ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ दीज मेटल्स। इन मेटल्स के सॉल्युबल सॉल्ट्स अगर आप कार्बोनेट्स ले रहे हो और उसमें आप अमोनियम कार्बोनेट को ऐड कर रहे हो, सोडियम या फिर अमोनियम कार्बोनेट को, तो ये इनका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट जो है वाटर में वो डिक्रीजेज एट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जाने में जो सॉल्युबिलिटी है कार्बोनेट्स की वो वाटर में डिक्रीज होती है। ऑल कार्बोनेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड। सारे के सारे कार्बोनेट्स हीट करने में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। बेरिलियम के केस में जो कार्बोनेट बनता है वो अनस्टेबल होता है और उसको सिर्फ CO2 के एटमॉस्फेयर में रखा जा सकता है। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कैटायनिक साइजेस। जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो कैटायनिक साइज बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। सल्फेट्स का केस अगर लें तो ऑल वाइट सॉलिड्स, सारे के सारे जो सल्फेट्स हैं वो वाइट सॉलिड होते हैं, हीट को स्टेबल होते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम के सल्फेट रीडली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कैल्शियम से बेरियम तक यानी कि डाउन द ग्रुप घटती जाती है। जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी बेरिलियम और मैग्नीशियम +2 आयंस की, वो ओवरकम कर लेती है लेटाइस एंथैल्पी फैक्टर को और इस वजह से इनके जो सल्फेट्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नाइट्रेट्स का केस लेते हैं अपन। नाइट्रेट्स को बनाने के लिए आप डिसोल्यूशन करते हो कार्बोनेट्स का इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। आप कार्बोनेट्स लेते हो इन मेटल्स के और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में आप इसका डिसोल्यूशन करते हो। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइजेज विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है वो क्रिस्टलाइज करता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ। वहीं पे बेरियम नाइट्रेट जो है वो एनहाइड्रस सॉल्ट की तरह क्रिस्टलाइज करता है। एनहाइड्रस मतलब उसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड नहीं होते हैं। दिस शोज अ डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स विद इंक्रीजिंग साइज एंड इंक्रीजिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये दिखाता है कि कैसे जो हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी है वो कम होती जाती है साइज बढ़ने के साथ साथ, डाउन द ग्रुप जाने के साथ साथ और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होने के साथ साथ। ऑल ऑफ देम डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्साइड लाइक लिथियम नाइट्रेट। ये सारे के सारे जो नाइट्रेट्स होते हैं ये डिकम्पोज कर जाते हैं हीट करने में और ऑक्साइड देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग केस यहाँ पे ये है कि वो लिथियम नाइट्रेट की तरह ही रिएक्शन देते हैं। जैसे लिथियम नाइट्रेट की अपन ने रिएक्शन देखी थी वैसे ही ये भी ऑक्साइड देते हैं। एनोमलस बिहेवियर की बात करते हैं। एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है एल्यूमिनियम के साथ। कुछ जो कारण हैं वो डिस्कस कर लेते हैं अपन। बेरिलियम का बहुत ही स्मॉल एटॉमिक और आयनिक साइज होता है जो कि मैच करता है एल्यूमिनियम के साथ और हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है और स्मॉल साइज होता है तो ये कंपाउंड्स बनाता है जो कि ज़्यादातर कोवेलेंट होते हैं नेचर में और आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। बेरिलियम जो है वो 4 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं दिखा सकता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में केवल 4 ही ऑर्बिटल्स होते हैं इसलिए। और बाकी के जो मेंबर्स हैं, रिमेनिंग मेंबर्स हैं ग्रुप के, वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक एक्सपांड कर सकते हैं क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी होती है। इस वजह से भी ये डिफर करता है बाकी के ग्रुप एलिमेंट्स से। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अपन ने देखा था कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है बेरिलियम के वो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। बाकी के जो भी मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप जो है बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में, वो उसका मेन कारण क्या है वो जानते हैं अपन। जो आयनिक रेडियस है बेरिलियम +2 आयन की, जो चार्ज बाय रेडियस रेशियो है बेरिलियम +2 आयन का, वो एल्यूमिनियम +3 आयन के से सिमिलर है। और बाकी भी सिमिलरिटीज़ हैं कुछ, जैसे कि एल्यूमिनियम की ही तरह बेरिलियम भी एसिड से रिएक्शन नहीं करता है आसानी से क्योंकि उनमें एक ऑक्साइड फिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है उनके सरफेस में। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व्स इन एक्सेस ऑफ एल्कली टू गिव अ बेरिलेट आयन। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को अगर अपन एक्सेस ऑफ एल्कली में डिजोल्व करते हैं तो वो बेरिलेट आयन देता है। एंड सेम इज द केस विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी एल्यूमिनेट आयन देता है। Chlorides of both beryllium and aluminum have chlorine-bridged chloride structure in vapor phase. बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के ही क्लोराइड्स का क्लोरीन ब्रिज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर होता है वेपर फेज में। बोथ क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। दोनों ही क्लोराइड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड्स होते हैं, इसलिए आप इसका इस्तेमाल फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस में भी करते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट कैटलिस्ट की तरह ये काम वहाँ पे करते हैं। Beryllium and aluminum ions have a strong tendency to form complex BeF42 negative AlF6 3 negative, है ना। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम आयंस जो है उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की।
कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है कैल्शियम के, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइम या फिर CaO। तो ये इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं अपन? कॉमर्शियल स्केल में इसको लाइमस्टोन को हीट करके बनाते हैं। लाइमस्टोन CaCO3 को अपन रोटेटरी किल्न में हीट करते हैं और अपने को CaO मिल जाता है, यानी क्विकलाइम। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज प्रोड्यूस टू इनेबल रिएक्शन टू प्रोसीड टू कंप्लीशन। यहाँ पे अपन देखते हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को अपन हीट करते हैं तो CaO के साथ CO2 भी निकलती है और हमको CO2 को लगातार हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर अपने को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन करनी है तो आपको जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको रिमूव करते रहना पड़ेगा। इस वजह से हम CO2 को रिमूव करते रहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज अ वाइट अमॉर्फस सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाइट अमॉर्फस सॉलिड होता है, और अगर इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दिया जाए तो ये मॉइस्चर को और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक्स द लंप ऑफ लाइम। लाइम का कुछ लंप बन जाता है, इस वजह से अगर अपन इसमें थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में वाटर ऐड करें तो वो लंप ऑफ लाइम को ब्रेक कर देता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। क्विक लाइम स्लेक्ड विद सोडा गिव्स सॉलिड सोडा लाइम। क्विक लाइम की अगर अपन स्लेकिंग कर देंगे सोडा के साथ तो वो अपने को सॉलिड सोडा लाइम दे देगा। बीइंग अ बेसिक ऑक्साइड, चूंकि ये बेसिक ऑक्साइड होता है तो ये कंबाइन करता है एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ हाई टेम्परेचर में। जो CaO बनता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है, और इस वजह से ये एसिडिक ऑक्साइड्स लाइक P4O10 SiO2 इनके साथ रिएक्शन करता है हाइयर टेम्परेचर में। इसके क्या यूजेस हैं भाई? इसके यूजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट प्राइमरी मटेरियल है सीमेंट बनाने के लिए। अभी अपन देखेंगे आगे कि सीमेंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोजिशन होता है इसका। ये सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए भी यूज़ होता है। अपन ने देखा था कॉस्टिक सोडा से सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं अपन। शुगर के प्योरीफिकेशन के लिए करते हैं, और डाई स्टफ्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला कंपाउंड अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक्ड लाइम कहते हैं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अपन देखें तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। इसको कैसे बनाते हैं अपन ने अभी ऊपर देखा है। CaO के साथ वाटर का एडिशन करते हैं और अपने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट अमॉर्फस पाउडर होता है, ये वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, और इसके एक्वस सॉल्यूशन को लाइम वाटर कहा जाता है। अगर अपन स्लेक्ड लाइम का सस्पेंशन ले लें वाटर में तो उसको मिल्क ऑफ लाइम कहेंगे, राइट। एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर। Aqueous solution of calcium hydroxide is known as lime water, and suspension of slaked lime in water is known as milk of lime. When carbon dioxide is passed through lime water, जब lime water से carbon dioxide को पास करते हैं तो ये it turns milky due to formation of calcium carbonate। calcium carbonate बनने की वजह से ये milky हो जाता है। On passing excess of carbon dioxide, अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दोगे तो ये जो प्रेसिपिटेट है वो डिजोल्व कर जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइपोक्लोराइड। जो मिल्क ऑफ लाइम होता है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और हाइपोक्लोराइड बनाता है, जो कि एक ब्लीचिंग पाउडर का कंस्टिट्यूएंट होता है। क्या क्या बनाता है? CaCl2 प्लस CaOCl का होल ट्वाइस। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का कंस्टिट्यूएंट होता है। इसके क्या यूजेस हैं? इसको यूज़ किया जाता है मोटार बनाने में, इसको यूज़ किया जाता है वाइट वॉश करने में ड्यू टू डिसइंफेक्टेंट नेचर, इसको यूज़ किया जाता है ग्लास बनाने में, इसको यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, और प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर्स। अपना नेक्स्ट कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको अपन लाइम स्टोन भी कहते हैं। ये नेचर में अकर करता है काफ़ी सारे फॉर्म्स में, जैसे कि लाइम स्टोन, चौक, मार्बल एट्सेट्रा। इसको आप कैसे बना सकते हो? आपको अगर ये बनाना है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड पास करना पड़ेगा स्लेक्ड लाइम से, या फिर आप एडिशन कर सकते हो सोडियम कार्बोनेट का कैल्शियम क्लोराइड में, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी अवॉइडेड। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ना डालें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी तो उससे वाटर सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, है ना। तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ अ वाइट फ्लफी पाउडर। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वाइट फ्लफी पाउडर होता है और वाटर में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है। जब इसको 1200 केल्विन तक हीट कर दिया जाता है तो ये डिकम्पोज कर जाता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स। ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर देता है। इसके यूजेस क्या हैं? इसको बिल्डिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है मार्बल में और क्विक लाइम बनाने के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद मैग्नीशियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ फ्लक्स। कैल्शियम कार्बोनेट को मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ फ्लक्स की तरह यूज़ किया जाता है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज आयरन। आयरन जैसे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट को मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ यूज़ किया जाता है फ्लक्स बना करके।
इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन एंटासिड, इसको एंटासिड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट, कंस्टिट्यूटिंग ऑफ च्युइंगम एंड अ फिलर ऑफ कॉस्मेटिक्स। ये कॉस्मेटिक्स में फिलर का भी काम करता है, च्युइंगम में भी इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ये माइल्ड एब्रेसिव होता है टूथपेस्ट में। अगला अपना कंपाउंड है कैल्शियम सल्फेट या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला है, ये हेमीहाइड्रेट होता है वाटर का, दिस इज हेमीहाइड्रेट, और इसका फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, दिस इज हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट ऑब्टेन्ड व्हेन जिप्सम। इसको अगर आप ये जो अपना कैल्शियम सल्फेट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हेमीहाइड्रेट होता है कैल्शियम सल्फेट का, और अगर इसको आपको ऑब्टेन करना है तो आपको जिप्सम की हीटिंग करनी पड़ेगी 393 केल्विन में। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। अगर आपने 393 केल्विन से ऊपर का टेम्परेचर ले लिया तो कोई नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लेफ्ट, तो कोई भी वाटर नहीं बचेगा क्रिस्टलाइजेशन का, और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट यानी कि सिर्फ CaSO4 मिल पाएगा, उसके साथ हाफ H2O नहीं मिल पाएगा। इसको कहते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर, दिस इज नोन एज डेड बर्न्ड प्लास्टर। इट हैज़ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग विद वाटर, इसकी बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी होती है क्योंकि वाटर के साथ सेट हो जाता है। ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट फॉर्म्स अ प्लास्टिक मास, वाटर के साथ मिक्स करने में ये प्लास्टिक मास बना लेता है 15 से 20 मिनट्स के अंदर। इसका जो यूजेस अगर बात करें तो जो लार्जेस्ट यूज़ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो इंडस्ट्री बनाने में है और प्लास्टर्स बनाने में है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इमोबिलाइजिंग द अफेक्टेड पार्ट ऑफ ऑर्गन वेयर देयर इज बोन फ्रैक्चर और स्प्रेन, बोन फ्रैक्चर और स्प्रेन के केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड इन डेंटिस्ट्री, इसको डेंटिस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला कंपाउंड है अपना सीमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल, इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये रिजेंबल करता है नेचुरल लाइमस्टोन के साथ। नेचुरल लाइमस्टोन जो कि आइजले ऑफ पोर्टलैंड, इंग्लैंड में एक जगह है आइजले ऑफ पोर्टलैंड, वहाँ के नेचुरल लाइमस्टोन के साथ ये रिजेंबल करता है, इस वजह से इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। एवरेज कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज, पोर्टलैंड सीमेंट का जो एवरेज कंपोजिशन है वो है CaO कैल्शियम ऑक्साइड 50 to 60% होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड 20 to 25% होता है, Al2O3 5 to 10% होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3%, Fe2O3 102% और SO3 102% में पाया जाता है। फॉर अ गुड क्वालिटी सीमेंट, अगर आपको अच्छी क्वालिटी की सीमेंट चाहिए तो जो रेशियो है सिलिका का यानी कि SiO2 का और एल्यूमिना का, वो रेशियो 2.5 से 4 के बीच में होना चाहिए, और जो रेशियो है लाइम टू टोटल ऑक्साइड्स CaO अपॉन टोटल ऑक्साइड्स का जो रेशियो है वो लगभग 2 के करीब होना चाहिए। रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर लाइमस्टोन एंड क्ले। अगर आपको रॉ मटेरियल्स की बात करें सीमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए तो आपको लाइमस्टोन एंड क्ले चाहिए। व्हेन क्ले एंड लाइम आर स्ट्रांगली हीटेड, जब लाइम और क्ले को स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और सीमेंट क्लिंकर बना लेते हैं। क्लिंकर को 2 से 3% बाई वेट जिप्सम में ऐड किया जाता है और उससे सीमेंट का फॉर्मेशन होता है। 10 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन पोर्टलैंड सीमेंट आर डाई कैल्शियम सिलिकेट, और इस तरीके से जो अपना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स बनते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के वो हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट Ca2SiO4 जो कि 26% होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट Ca3SiO5 जो कि 51% होता है, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो कि Ca3Al2O6 11% प्रेजेंट होता है। सेटिंग ऑफ सीमेंट व्हेन मिक्सड विद वाटर, जब वाटर के साथ मिक्स किया था सीमेंट को तो सीमेंट की सेटिंग होती है और उससे एक हार्ड मास देखने को मिलता है। दिस इज ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हाइड्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हाइड्रेशन के मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, और उनका रीअरेंजमेंट की वजह से होता है। पर्पज ऑफ एडिंग जिप्सम इज ओनली टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग। यहाँ पे जो अपन जिप्सम को ऐड करते हैं बाद में वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि सेटिंग जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाए, जो प्रोसेस ऑफ सेटिंग है वो स्लो हो जाए, जिससे सीमेंट को अच्छी तरीके से हार्ड होने में मदद मिले। इसके यूजेस की अगर बात करें तो सीमेंट जो है नेशनल नेसेसिटी है किसी भी कंट्री की, अगर आप बात करो तो सीमेंट जो है नेशनल नेसेसिटी है फॉर एनी कंट्री नेक्स्ट टू आयरन एंड स्टील। सबसे पहले आयरन और स्टील देखा जाता है और फिर उसके बाद सीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। एक एडल्ट बॉडी में 25 ग्राम मैग्नीशियम 1200 ग्राम तक कैल्शियम पाया जाता है, ये एक 60-70 किलो के मैन की बात कर रहे हैं। और जो आयरन है जिसको अपन इतना मानते हैं कि आयरन होता है कॉपर होता है, तो वो सिर्फ 5 ग्राम आयरन और 0.06 ग्राम कॉपर होता है ना, एज कम्पेयर टू 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 1200 ग्राम ऑफ कैल्शियम। डेली रिक्वायरमेंट इन ह्यूमन बॉडी हैज़ बीन एस्टिमेटेड 200 to 300 मिलीग्राम। ह्यूमन बॉडी को डेली 200 to 300 मिलीग्राम की ज़रूरत पड़ती है। ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज ATP इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर मैग्नीशियम। सारे के सारे एंजाइम्स जो कि ATP को यूज़ करते हैं फॉस्फेट ट्रांसफर में, उनको मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है एज अ को फैक्टर।
ऑल इंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर, वो सारे के सारे एंजाइम्स जो कि एटीपी का यूज़ करते हैं फॉस्फेट ट्रांसफर में, उनको मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है एज द को फैक्टर। मेन पिगमेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स इज क्लोरोफिल। लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल जो है वो मेन पिगमेंट होता है और उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। अबाउट 99% बॉडी कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ। ह्यूमन बॉडी का जो 99% कैल्शियम होता है वो बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होता है। इट ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल्स इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन। ये न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस को में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंटर न्यूरल ट्रांसमिशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी में और ब्लड कोएगुलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैल्शियम कंसंट्रेशन जो प्लाज्मा में होता है वो रेगुलेट होता है लगभग 100 मिलीग्राम पर लीटर में, और इट इज़ मेंटेन्ड बाय 2 हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। बोन इज़ नॉट एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस। बोन ऐसा नहीं है कि आपकी एक बार बोन का फॉर्मेशन हो गया है तो वो बोन वैसे की वैसी रही आएगी, वो कंटिन्यूसली सॉल्युबलाइज होती है और उसमें रीडिपोजिशन ऑफ कैल्शियम होता है। एंड इट इज़ ऑफ द एक्सटेंट 400 मिलीग्राम पर डे इन मैन। एक नॉर्मल मैन जो 70 किलो के मैन की अगर अपन बात करें तो ये सॉल्युबलाइज और रीडिपोजिट होती है टू एन एक्सटेंट ऑफ 400 मिलीग्राम पर डे इन मैन। ऑल दिस कैल्शियम पासेस थ्रू प्लाज्मा। ये सारा का सारा जो कैल्शियम है ये प्लाज्मा के थ्रू पास कर जाता है। तुम वो बना रहे हो क्या? सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमारा वीडियो ख़त्म हो चुका है एंड आई होप यू विल लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू ऑल। टाटा बाय बाय।